जब पहली बार प्लूटो को फाइंड किया गया तब साइंसदान समझते थे कि प्लूटो एक डेड सितारा है, यानी इसकी जमीन बिल्कुल डेड है। यहाँ पर कोई भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और ना ही यहाँ पर वोल्केनोस फटते हैं। लेकिन जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा तब इसने प्लूटो की बिल्कुल क्लियर तस्वीरें भेजी और कुछ तस्वीरों में आइस वोल्केनोस को देखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान के मुताबिक आइस वोल्केनो प्लूटो के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में किसी और सितारे पर नहीं है। जैसे प्लूटो मिस्टीरियस है वैसे ही उसके क्रीपी ड्वार्फ सितारे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जब नासा के बहुत एडवांस टेलीस्कोप यानी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया तो वहाँ साइंसदानों को ऐसी चीजें मिली जो लाइफ की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर जेम्स ने वहाँ क्या अजीब देखा, क्या सच में वहाँ लाइफ मौजूद है या नहीं? नासा का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट को काफी स्टडी किया। जब साइंसदान इन ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टडी कर रहे थे उस वक्त उन्होंने नई चीजों को नोटिस किया। इन चीजों को पहले कभी नहीं देखा गया था। 25 जनवरी 2024 के दिन एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया था कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशन के प्रेशर की वजह से इंटरस्टेलर डस्ट के पार्टिकल्स लगातार सूरज से दूर जाते जा रहे हैं। इस चीज का मतलब है कि जिन ऑब्जेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम कीपर बेल्ट में देखते हैं वो कभी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वाले हिस्से का एक्टिव पार्ट हुआ करते थे। जो ऑब्जेक्ट्स हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेवलेंथ में देखा जाता है। इन वेवलेंथ में जो एरिया सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है या फिर जिस एरिया का कलर तब्दील हो जाता है उस कलर को डिटेक्ट करके पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा एलिमेंट मौजूद है और ये भी पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब नेपच्यून से आके क्यूपर बेल्ट में देखा गया तो वहाँ बहुत सारे कलर्स को नोटिस किया गया। इन कलर्स का क्यूपर बेल्ट में कैप्चर होना दो चीजों की तरफ इशारा करता है, या तो क्यूपर बेल्ट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई खास एलिमेंट मौजूद है जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, या फिर कॉस्मिक या गैलेक्टिक रेस जब इस एरिया में मौजूद चीजों पर पड़ती है तो हो सकता है उसी वजह से साइंसदानों को इतने सारे कलर्स दिखाई दिए। लेकिन साइंसदान का कहना है कि इन कलर्स का मतलब है कि हो सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं लाइफ के सबूत मौजूद हों। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदानों ने ऐसा क्यों कहा। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को प्लूटो से आके एरिस माके की तरफ पॉइंट किया गया तब काफी देर तक उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया। पहले इन ऑब्जेक्ट्स को डेड माना जाता था लेकिन न्यू स्टडी से पता चला कि इन पर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। एरिस और माके के एटमॉस्फेयर और सरफेस में मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। ये बात सबको पता है कि ये दोनों आइस ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है यहाँ बर्फ होगी, वहाँ हाइड्रोजन भी होगी। असल में इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये कंपाउंड उसकी फॉर्मेशन के साथ ही बने होंगे और तब से लेकर आज तक यहाँ मेजर कोई नए कंपाउंड नहीं बने होंगे, क्योंकि नए कंपाउंड्स के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये ऑब्जेक्ट सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। ऐसा साइंसदान पहले मानते थे लेकिन जेम्स की नई स्टडी ने सबको गलत साबित कर दिया। जब साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एरिस और माके के DH रेशियो को कैलकुलेट किया तो वो हैरान रह गए। अब यहाँ सवाल आता है कि ये DH रेशियो क्या है। असल में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, यहाँ हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, वही ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से इनका मास भी एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस रेशियो से किसी सितारे की फॉर्मेशन, उसकी जियोलॉजिकल तारीख और वहाँ किस फ्रीक्वेंसी में कौन सी एक्टिविटी हो रही है इसका आइडिया लगाया जा सकता है। असल में साइंसदानों के मुताबिक आज के टाइम में जितना भी ड्यूटेरियम मौजूद है वो सारा ड्यूटेरियम आज से 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के वक्त बना था। फिर ये ड्यूटेरियम किसी न किसी सितारे पर पहुंचा होगा। अब अगर किसी सितारे पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है तो वहाँ नॉर्मल हाइड्रोजन की मकदार एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजिंग की वजह से बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से उस जगह की ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन रेशियो कम हो जाती है। और अगर किसी
जगह पर किसी भी तरह ऐसी एक्टिविटी नहीं होती वो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट बिल्कुल डेड होता है। तो इसका मतलब है वहाँ हाइड्रोजन की मकदार नहीं बढ़ सकती और वहाँ की DH रेशो चेंज नहीं हुई। इसलिए डेड ऑब्जेक्ट का DH रेशो एक्टिव ऑब्जेक्ट की निस्बत ज्यादा होता है। पहले एरिस और माके को इनएक्टिव स्यारा माना जाता था, इसीलिए ये माना गया कि वहाँ मौजूद मीथेन में डिटोरियम ज्यादा होगा, यानी वहाँ DH रेशो ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इन्हें स्टडी किया तो इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी कोर से फ्रेश मीथेन निकल रही है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोर आज भी एक्टिव है, जिसकी वजह से इनके अंदर गर्मी हो सकती है। स्टडी में ये भी बताया गया है कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पानी के एलिमेंट्स को भी देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बर्फीली चादर के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स यानी 13C और 12C की रेशियो को भी देखा गया है। आज से अरबों साल पहले पानी कॉमेट और एस्ट्रॉइड के जरिए जमीन पर आया था। अगर सच में ऐसा है तो ये कॉमेट अल्लाह के हुक्म से कीपर बेल्ट और ऑट क्लाउड से जमीन पर आए थे और इन कॉमेट में भी 13C/12C की रेशो मौजूद है और ये रेशो एरिस और माके में भी मौजूद है, जिसका मतलब है यहाँ वही पानी मौजूद है जो हमारी जमीन पर मौजूद है, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट पर वही पानी मौजूद है जो अरबों साल पहले जमीन पर हुआ करता था। साइंसदानों ने सारे डेटा को देखते हुए इन दोनों ऑब्जेक्ट के 3 मॉडल रखे, जिनके मुताबिक इन आइस ड्वार्फ सियारों की 4 लेयर्स हैं: सरफेस, आइस शेल, वाटर और कोर। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोर में सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिसका असर लिक्विड वाटर पर होता है। जब ये वाटर गर्म होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है और जब ये प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये आइस शेल से बाहर निकल जाता है। साइंसदानों की स्टडी में कहा गया कि जो मीथेन इन ऑब्जेक्ट पर अभी डिटेक्ट की गई है उसका हाइड्रोजन इसी आइस शेल के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर से आ रहा था। और इस स्टडी से 2 बातें सामने आती हैं कि अगर किसी स्टार की रोशनी सियारे पर अच्छे से नहीं पहुंच पा रही तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। और इस स्टडी के मुताबिक इस वक्त इन दोनों सियारों की वही कंडीशन है जो अरबों साल पहले जमीन की थी। तो हो सकता है कि कुछ अरबों सालों बाद यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह यहाँ चाहे और जब चाहे हर कंडीशन में लाइफ पैदा कर सकता है, जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। इस तस्वीर को देखें। ये ढांचा मिला था ईस्ट चाइना के जियाओजिया विलेज की खुदाई के दौरान। इस ढांचे की लंबाई को जब मेजर किया गया तो वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी हाइट 1.9 मीटर थी। जब इसकी हड्डियों को टेस्ट किया गया तो पता चला ये ढांचा 5000 साल पुराना है। और इस जगह पर सिर्फ एक ही ऐसा ढांचा नहीं मिला, बल्कि इस जगह पर 104 बड़े इंसानों के घर और 205 ग्रेव्स थी। और यहाँ से मिलने वाले हर ढांचे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी ये पूरी बस्ती बड़े कद वाले इंसानों की थी। इसके बाद बात करते हैं एलियन स्कल की। इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाला स्कल मिला था पेरू से। इस खोपड़ी को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसकी बॉडी का साइज 20 फीट के करीब हो सकता है। इस खोपड़ी को कई सालों तक स्टडी किया गया, लेकिन साइंसदान इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ये खोपड़ी किसी इंसान की है या किसी और मखलूक की, क्योंकि इस खोपड़ी का DNA किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं किया। इसी वजह से इसके स्कल को एलियंस का स्कल कहा गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में किसी कबीले के लोग अपने सर को कपड़े से इतनी जोर से बांधते थे जिससे उनकी खोपड़ी पीछे को लंबी हो जाती। इंसानों के अलावा इंडिया में एक सांप का ढांचा मिला जिसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस सांप का नाम था वेसुकी इंडिकस। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एक केव है जिसका नाम लव लॉक केव है। इस केव को जब साइंसदान स्टडी कर रहे थे तो उन्हें यहाँ एक ऐसा स्कल मिला जिसे सीटी के कहा जाता है। ये लाल बालों वाले ऐसे जॉइंट थे जो इंसानों को खाते थे। हैरान करने वाली बात ये है कि ये लोग जमीन के अंदर रहते थे, क्योंकि यहाँ से ये स्कल मिला था वहाँ पर पूरा एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद था, जो इस बात का सबूत है कि ये लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में एक पांव का निशान मिला जिसका साइज 1.2 मीटर है, जिसका पांव ही इतना बड़ा है। जरा सोचिए उसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका ये पांव था उसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन हकीकत में वो जानदार कितना बड़ा होगा
इसके बारे में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। बुल्गारिया में से एक ऐसा ढांचा मिला था जिसकी छाती पर लोहे की रॉड को ठोका गया था। जिन लोगों ने इस रॉड को इस ढांचे में ठोका था उनके मुताबिक ये इंसान एक वैम्पायर था और इस रॉड के ठोकने से ये नाउज़ुबिल्लाह दोबारा जिंदा नहीं होगा। इसको एंटी वैम्पायर रिचुअल कहा जाता था और इस जगह से टोटल 20 ढांचे मिले थे जिनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था। इस तस्वीर को देखें, इसमें दिखाई देने वाला ढांचा एक औरत का है जो डेथ वैली में से मिला था। कुछ लोग एक सोने की केव में खुदाई कर रहे थे तब उनको ये ढांचा मिला जिसकी हाइट 12 फीट थी। 1912 और 1924 में इस जगह से बहुत से ढांचे मिले थे जिनका साइज आम इंसानों से बड़ा था। इसके बाद नवंबर 2017 में साइंसदान की एक टीम ने थाईलैंड में मौजूद क्राबी की एक केव के अंदर खुदाई की तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने जब और ज्यादा खुदाई की तो उनको एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से जायद थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदान के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा जिससे इसकी मौत हो गई। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये सांप इस आदमी का गोश्त खाने आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा शख्स कौन था और उसके गिर्द सांप क्यों लिपटा हुआ था। इसके बारे में अभी भी साइंसदान को नहीं पता चल सका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिस्कवरी की। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में साइंसदान अलोरा नामी एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन के सबूत को फाइंड कर रहे थे तो अचानक एक आदमी को जमीन के अंदर इंसानी खोपड़ी नजर आई। मजीद खुदाई करके जब इस खोपड़ी को बाहर निकाला गया तो इसे देखकर सब हैरान हो गए क्योंकि इस खोपड़ी का साइज आम इंसानी खोपड़ी से बहुत ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद उन्होंने उस एरिया में मजीद खुदाई की और इसकी पूरी बॉडी को बाहर निकाल लिया। जब इसके साइज को मेजर किया गया तो पता चला कि इसका साइज 17 फीट से जायद था। जब साइंसदानों ने इसकी एज जानने की कोशिश की तो वो दंग रह गए क्योंकि उनके मुताबिक ये ढांचा 2,25,000 साल पुराना था, जिसके बारे में जानकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आप इस स्केलेटन के बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट डिस्कवरी की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था। इसे चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एक क्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd PC में बनाया गया था। इसे टेसरेकन कहा जाता था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एक क्राफ्ट पर सिर्फ 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसे 2 पोर्ट्स को जोड़कर बनाया गया हो। मौजूदा एक क्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस पोर्ट को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। गूगल पर अमेरिका में मौजूद उथा डिजर्ट को जूम करने पर आपको कई कलर के पॉन्ड्स यानी तालाब दिखाई देते हैं जो रेगिस्तान के बीचों बीच पहाड़ों में मौजूद हैं। आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये तालाब क्या कर रहे हैं और इनके कलर मुख्तलिफ क्यों हैं?
और आखिर नासा इन तालाबों में दुनिया से क्या छुपा रहा है? 23 अगस्त 1963 को उटा रेगिस्तान में 300 फीट जमीन के नीचे वाओ और उसके साथी मिलकर काम कर रहे थे। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए उनके हाथ में टॉर्च और लैंप थी। और फिर वाओ जब अपनी हथौड़ी को सामने मौजूद पत्थर वाली दीवार पर मारता है तो अचानक इस पूरी माइंस में एक जोरदार धमाका होता है और पूरी माइंस में आग लग जाती है, क्योंकि उसने जिस पत्थर की दीवार पर हथौड़ी मारी थी वहां बहुत ज्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद थी। जब वो गैस पत्थर से बाहर आई तो बाहर लैब में आग चल रही थी, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस इंसिडेंट में वाओ के साथ टोटल 18 लोग मर गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब लोग जमीन के 300 फीट नीचे इस गहरी माइंस में क्या कर रहे थे और इस इंसिडेंट का ताल्लुक इस पॉइंट से कैसे है? अल्लाह के बनाए हुए कुदरती प्रोसेस से जमीन में एक ऐसा एलिमेंट इकट्ठा हो गया जिससे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली थी और इस एलिमेंट की वजह से इंसान स्पेस तक चला गया। आखिर ये एलिमेंट क्या था और साइंसदानों को ये एलिमेंट कैसे मिला? 1807 में एक ब्रिटिश साइंसदान ने ये देखा कि जब जली हुई लकड़ी की राख को पानी में मिलाकर उसे वेपोरेट किया जाता है तो हमें एक खास तरह का व्हाइट पाउडर मिलता है। अगर इस व्हाइट पाउडर के अंदर से बिजली को गुजारा जाए तो एक ब्लास्ट होता है। वो साइंसदान ये समझ चुका था कि हमें कोई नया एलिमेंट मिल चुका है। ये ऐसा एलिमेंट था जिसको इंसान ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस साइंसदान ने इस एलिमेंट को पोटेशियम का नाम दिया। ये एलिमेंट मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलकर बहुत जल्द रिएक्ट करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। इसके हाईली रिएक्टिव बिहेवियर की वजह से इसका अकेला मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था और यही वजह थी कि इसकी डिस्कवरी को इतना ज्यादा टाइम लग गया। अल्लाह के बनाए हुए इस एलिमेंट से एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा तरक्की की और इसे बहुत ज्यादा हथियार बनाए गए। जब पोटेशियम को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो एक गर्म पाउडर बनता है जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। जब दुनिया को पता चला कि इसका इस्तेमाल जंग में गन पाउडर के तौर पर भी किया जा सकता है तो पूरी दुनिया में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 19वीं सदी में बहुत ज्यादा वॉर्स हो रही थी और दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जंग चलती रहती थी। और इस दौर में सबसे ज्यादा वॉर्स अमेरिका और यूरोप में हुई और इस गन पाउडर की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका में पोटेशियम की प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े कारखाने लग गए। यहाँ पर दिन रात लकड़ियों को जलाकर उनकी राख को इकट्ठा करके उसे पोटेशियम नाइट्रेट को बनाया जाता था और फिर इसे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा कस्टमर ब्रिटेन था, जो दुनिया के काफी हिस्से पर फैला हुआ था। इसीलिए उसकी वॉर किसी न किसी मुल्क से होती रहती थी, जिसकी वजह से उसे गन पाउडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। इस गन पाउडर से अमेरिका को इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि उसने एनवायरनमेंट की परवाह किए बगैर जंगलों को काटना शुरू कर दिया और फिर अमेरिका को एक झटका लगा। 1861 में जर्मनी में पोटेशियम की बड़ी कानों की दरियाफ्त हुई और ये पोटेशियम जर्मनी को लकड़ियों से नहीं बल्कि पत्थरों से मिला था। यानी ये वो पोटेशियम था जो कुदरती तौर पर बना था। एक केमिकल प्रोसेस के बाद काफी हाई क्वालिटी के पोटेशियम को निकाला जा सकता था, वो भी काफी कम कॉस्ट में। और इस बात का जर्मनी ने फायदा उठाया। अपनी माइन से बहुत ज्यादा पोटेशियम को निकालकर दुनिया को बहुत ज्यादा कम कीमत में बेचना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस पोटेशियम से बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार बनने लगे, जिसमें बड़ी बड़ी तोप, बम और दूर तक मारने वाली गन्स शामिल थी। यानी अब हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जर्मनी के पास पोटेशियम इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने देखा कि अगर इस पोटेशियम को खेतों में डाला जाए तो फसलें काफी तेजी से ग्रो होती हैं। और फिर जर्मनी ने इससे फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दिया और फिर इस फर्टिलाइजर को पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिया। इससे दुनिया को फायदा तो हुआ, लेकिन अभी नुकसान होना बाकी था। 1910 में जर्मनी को यूरोप में होने वाली जंग का खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने पूरी दुनिया में पोटेशियम को भेजना बंद कर दिया, जिससे दुनिया को झटका लगा, क्योंकि लोग पोटेशियम से बने हथियार और पोटेशियम से बने फर्टिलाइजर के आदी हो चुके थे। जैसे ही इनकी प्रोडक्शन रुकी तो दुनिया को झटका लगा। लेकिन जैसे ही 1914 की जंग शुरू हुई, गन पाउडर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और अमेरिका को एक मौका मिल गया।
अमेरिका ने पूरे मुल्क में पोटेशियम की माइंस को फाइंड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को कई बड़ी बड़ी पोटेशियम की माइंस मिल गई, जिनमें एक थी ऊटा के रेगिस्तान में मिली माइंस। यहाँ पोटेशियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान एक दूसरे को तबाह कर रही थी, तब अमेरिका इन माइन से पोटेशियम को निकाल कर लार्ज स्केल पर हथियार बनाकर दुनिया को बेच रहा था, जिससे अमेरिका में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया। लेकिन इन माइंस की वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि ये माइंस काफी गहरी हुआ करती थी। सन 1900 से लेकर 1960 तक अमेरिका में कई 100 लोग मर गए और फिर इन एक्सीडेंट्स को पॉन्ड्स की मदद से रोका गया। 1964 में एक केमिकल कंपनी ने सेफ तरीके से माइनिंग करने का तरीका फाइंड कर लिया। इस तरीके में ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से जमीन के कई 100 फीट नीचे मौजूद पोटेशियम को निकालने के लिए बड़े बड़े होल्स किए गए। इन होल्स में पंप के जरिए बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गर्म पानी भेजा जाता और फिर पोटेशियम उस पानी में हल हो जाता। फिर इस पानी को दूसरे ड्रिलिंग पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता और फिर इस पानी को बड़े बड़े तालाबों में डाला जाता और फिर ये पानी सूरज की रोशनी की वजह से सूख जाता और पीछे पोटेशियम बच जाता। और जो आप ये पॉन्ड्स देख रहे हैं, इनमें ये प्रोसेस किया जाता है। इस रेगिस्तान में 400 एकड़ में ऐसे 23 पॉन्ड्स मौजूद हैं। जब इन पॉन्ड्स का पानी सूख जाता है तो पीछे पोटेशियम बच जाता है। इस पानी को करीब से गुजरने वाले रिवर से लिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये तालाब मुख्तलिफ कलर्स के दिखाई क्यों देते हैं? असल में आप इसमें सारे नीले पानी को देख रहे हैं। इस पानी में नीला कलर डाला जाता है क्योंकि नीला कलर सूरज की रोशनी को ज्यादा जज़ब करता है, जिसकी वजह से ये पानी ज्यादा तेजी के साथ सूखता है। और यहाँ पर आपको हरे कलर का पानी दिखाई दे रहा है, इसमें नमक ज्यादा है और नीला कलर कम। और यहाँ पर आप सफेद कलर के तालाब को देख रहे हैं। असल में इसमें पानी सूख चुका है और पीछे पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर कई कलर्स के पानी मौजूद हैं। जैसे जैसे ये सूख रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है। ऊपर से देखने पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर इसमें एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।